हेलो स्टूडेंट्स, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। सॉलिड स्टेट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेज इंडिसेस। जैसे हमने पहले देखा कि हमने एक्स वाई जेड क्या थी, हमारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस थी। एक्स वाई एंड जेड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, ठीक है। हमने एक यूनिट प्लेन कंसिडर किया है, इसमें के एल एम, जो एक्स वाई जेड को के एल एंड एम पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है यूनिट प्लेन, क्या है इंटरसेप्ट, क्या होंगे इसमें ओ के इंटरसेप्ट हो जाएगा, जिसके जो क्या है ए के इक्वल है। ओ एल हमारा सेकंड इंटरसेप्ट हो जाएगा, जो वाई एक्सिस पे है, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी। ओ एम हमारा थर्ड इंटरसेप्ट है, जो जेड एक्सिस पे है, उसकी वैल्यू हो जाएगी सी, ठीक है। तो वीज इंडिसेस क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, वीज इंडिसेस, ठीक है। जैसे इसको हमने वीज इंडिसेस को हम जैसे मान लो ए बी सी हमारे क्या है, जैसे ए बी सी क्या है हमारे इंटरसेप्ट की वैल्यू है, तो ए का जो कोफिशिएंट यहाँ पे होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे तो 1 2 एंड 3 क्या हो जाएंगे, वीज इंडिसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, वीज इंडिसेस बोलेंगे, ठीक है। इनका क्या है अभी हम आगे ज़्यादा यूज करते नहीं है वीज इंडिसेस का। तो वीज इंडिसेस को बाद में किससे रिप्लेस कर दिया था, मिलर इंडिसेस से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, तो जो कोफिशिएंट हैं इंटरसेप्ट के, उनको तो हम क्या बोल रहे हैं, वीज इंडिसेस बोल रहे हैं। तो जो कोफिशिएंट है, जैसे मान लो हमने इसमें कंसिडर किया, जैसे एक्स वाई जेड हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, जिसमें क्या है जो कोफिशिएंट हमारा क्या है 2a 4b एंड 3c। कोफिशिएंट इसमें हमने कंसिडर कर लिए 2a 4b एंड 3c। तो इसमें कोफिशिएंट की जो इंटीग्रल जो मल्टीपल हैं, उनकी जो वैल्यू क्या है 2 4 एंड 3 है, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 4 एंड 3 आर वीज इंडिसेस ऑफ द प्लेन। क्योंकि इसमें क्या है, ये इनकी वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू इसमें क्या है, ए के जो इंटीग्रल मल्टीपल में क्या है 2 है, बी के इंटीग्रल मल्टीपल में क्या है 4 है, सी के इंटीग्रल मल्टीपल में क्या है 3 है। तो 2 4 एंड 3 क्या हो जाएंगे, ये हमारे वीज इंडिसेस हो जाएंगे, ठीक है। वीज इंडिसेस तो हमारे हो जाएंगे, इसमें अगर हमने कंसिडर कर लिया, जैसे ये थे हमारे 2a 4b एंड 3c। तो वीज इंडिसेस इसमें हमारे हो जाएंगे 2 4 एंड 3, ठीक है। अब हमने निकालने हैं मिलर इंडिसेस, हमने निकालने हैं, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस हम कैसे निकालेंगे, जो वीज इंडिसेस हैं उनका हमने रेसिप्रोकल लेना है, 1/2 1/4 1/3, हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया। अब हमने इसका 2 4 3 का क्या लेना है, हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, इसमें 12 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअली इनको 12 से मल्टीप्लाई करना, 1/2 इंटू 12, 1/4 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से 4 को 3 से करेंगे हम, 3 को 4 से करेंगे, तो इसमें आ जाएगा 6 3 एंड 4, 6 3 एंड 4, 6 3 एंड 4 हमारे क्या हैं इसमें, 6 3 एंड 4 हमारे क्या आ जाएंगे इसमें, मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो जो हमारे वेज इंडिसेस जो आते हैं, जो हमारा इंटरसेप्ट था उसके इंटीग्रल मल्टीपल में हमने देखना क्या क्या वैल्यू है, जैसे 2 4 3, तो 2 4 3 हमारे क्या आ जाएंगे, वीज इंडिसेस आ जाएंगे। मिलर इंडिसेस हम कैसे निकालेंगे, इसका हमने वीज इंडिसेस का रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/2 1/4 एंड 1/3, 2 4 3 का हम क्या है एलसीएम निकालेंगे, जो हमारा आएगा 12, इनको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 6 3 4, तो ये हमारे मिलर इंडिसेस की वैल्यू हमारी इसमें क्या आ जाएगी 6 3 4, ठीक है। मिलर इंडिसेस को हम एच के एंड एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एच की वैल्यू 6 है, के की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस हम ऐसे निकालेंगे। तो मिलर इंडिसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो अब इंटरसेप्ट को यूनिट प्लेन का इंटरसेप्ट ए बी सी है, तो उनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 1 1 1, क्योंकि इनके कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इसका अंडरस्टूड है कि ये इसकी वैल्यू क्या है 1 1 1 है, तो हैंस यूनिट प्लेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज 1 1 1, ठीक है। इफ अगर मान लो कोई फेस किसी एक्सिस को किसी कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई फेस, जैसे मान लो ये हमने फेस था, ये तो हमारे तीनों एक्सिस को कट कर रहा था, जैसे के एल और एम तीनों एक्सिस को कट कर रहा था, एक्स वाई जेड को। लेकिन कई बार हम ऐसा फेस चूज कर लेते हैं कि वो क्या है, कोई एक्सिस को कई बार कट नहीं करता है, ठीक है। तो उस केस में तो मिलर इंडिसेस की वैल्यू हम उसमें, वीज इंडिसेस की वैल्यू तो उसमें क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस की वैल्यू उसमें क्या होगी, 1 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो 0 के इक्वल आएगी, ठीक है।
तो हमने इन्फिनिटी का हम क्या है रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 के इक्वल। अगर मान लो दो फेसेस को कट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में भी क्या है उन दोनों की जो मिलर इंडिसेस है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कोई एक्सिस किसी फेस को कट नहीं कर रही है, अगर मान लो कोई एक्सिस कोई फेस अगर किसी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो उसके पैरेलल होगा तो वो कहीं पे भी उसको कट नहीं करेगा, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू क्या है इन्फिनिटी मान लेंगे। तो वीज इंडिसेस की वैल्यू उसमें क्या आ जाएगी, अगर कट नहीं करेगा तो इन्फिनिटी आ जाएगी, और मिलर इंडिसेस की उस केस में क्या आ जाएगी 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये लाइन कंसिडर की हुई है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमने मान ली कोई भी हम रैंडमली इसमें चूज कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमने एक्स मान ली तो ये हमने वाई एक्सिस मान लिया है। तो ये क्या है जेड, ये जो लाइन है जेड एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रही। ये जो लाइन हमने कंसिडर की हुई है जेड एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रही, तो इसलिए जेड एक्सिस के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मान लो हमने इसका निकाला तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी ये तो ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ए बी, और नेक्स्ट क्या है इन्फिनिटी है। जैसे इनको इसने एक्स मानना हुआ है और इसको वाई मानना हुआ है। ठीक है, तो ए बी और नेक्स्ट क्या है इन्फिनिटी हो जाएगी। मिलर इंडिसेस का निकालेंगे तो इसके केस में 1, इसके केस में 1 और इसके केस में 1/इन्फिनिटी करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो मान लो या तो तीनों फेस को कट करे या फिर वो दो फेस को कट करे या फिर एक फेस को भी कट कर सकती है। ठीक है, अगर मान लो दो फेस को वो कट नहीं करे तो दोनों के लिए इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी, तो मिलर इंडिसेस आ जाएंगे, उसमें 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर तीनों को फेस को कट कर रही है तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, 1 आएगी, 1/2 आएगी, या फिर नेगेटिव में भी आ सकती है। अगर मान लो जैसे कोई ऐसी लाइन हम ड्रॉ करें, ठीक है, वो कई बार क्या है उसको वो नेगेटिव में उस लाइन को कट करेगी। ठीक है, पॉजिटिव में उसको कट नहीं कर रही है। जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है। ठीक है, जैसे हम इस लाइन को ले लें यहाँ पे, तो इस लाइन को क्या है ये अभी क्या है सिर्फ इस एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, इस एक्सिस को कट नहीं कर रही है। जैसे मान लो तो हम इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या है ये माइनस में कट करेगी, प्लस में तो यहाँ पे कट करती, तो हम इस लाइन को एक्सटेंड नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या है ये कहीं ना कहीं पे कट करेगी, तो इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव आएगी। नेगेटिव को हम किससे शो कर देंगे, बार से शो करेंगे, उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। जैसे मान लो 1 बार, जैसे इसमें लगा रखा है 1 बार, तो इसमें कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी लेकिन नेगेटिव में आएगी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करेंगे एक्सिस को, तो इसको ये लाइन क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं कट कर रही है, तो इसलिए क्या है इसको हम बार से शो करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम में क्या है, जैसे मान लो हमने सिमेट्री एलिमेंट पढ़े थे। सिमेट्री एलिमेंट में हमारा था प्लेन ऑफ सिमेट्री था, सेंटर ऑफ सिमेट्री था एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन था। ठीक है, तो इसके क्या हैं किसी भी क्रिस्टल के लिए इसके 32 थ्योरेटिकल कॉम्बिनेशन बनाएगी। ठीक है, भाई किसी भी कोई भी हमने क्रिस्टल चूज कर लिया, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के हमने देखे उसमें 32 कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे 32 कॉम्बिनेशन हमारे आए डिफरेंट एक क्रिस्टल को हमने कंसिडर किया और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन आए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के, तो हमने 32 कॉम्बिनेशन बना लिए, उनको हम बोलेंगे पॉइंट ग्रुप या फिर क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप। अब 32 पॉइंट्स को हमने मर्ज करके या फिर उनको ग्रुप टुगेदर उनको एक साथ रख के हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम जनरेट किया। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या कहता है कि हम एक्सियल रेशियो जो था A.B.C हमने पीछे देखा था एक्सियल रेशियो एंड एंगल अल्फा बीटा गामा, इन दोनों को कंसिडर करके हम किसी भी क्रिस्टल की एक्सटर्नल ज्योमेट्री को एक्सप्रेस कर सकते हैं या उसकी एक्सटर्नल ज्योमेट्री को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम चूज किया उसमें हमने क्या क्या कंसिडर किया, एक्सियल रेशियो को और एंगल को, अल्फा बीटा गामा, और एक्सियल रेशियो A/B/C, जो इंटरसेप्ट का रेशियो था A/B/C उसको, और एंगल को हमने कंसिडर किया और उसकी हेल्प से हमने एक्सटर्नल ज्योमेट्री को डिटरमाइन किया, क्रिस्टल की एक्सटर्नल ज्योमेट्री को। तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे, फिर क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें क्या क्या कंसिडर किया हुआ है, जैसे मान लो क्यूबिक के लिए, जैसे हम क्यूबिक के लिए कंसिडर करें तो उसमें क्या होगा एक्सियल रेशियो तो क्या होगा A=B=C होगा और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल होगा अगर वो क्यूबिक है। तो टेट्रागोनल है तो A=B ≠ C, और
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री टेट्रागोनल के लिए। ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, ऑर्थो के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक के लिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट जो एंगल है वो सारे 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। और मोनोक्लिनिक के लिए क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के इक्वल होंगे और जो बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ट्राई क्लिनिक में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे और जो एंगल है वो भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 डिग्री है, ठीक है। ट्राइगोनल में, या ट्राइगोनल को हम बोल सकते हैं रोम्बिक, रोम्बोहिड्रल भी बोल सकते हैं इसको। इसमें ए बी सी तीनों इक्वल रहेंगे, ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा नोट 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या है, 7 सिस्टम हमने कंसिडर किए जिससे हम क्या है एक्सियल रेशियो और एंगल की हेल्प से हम क्या है जो क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, जो क्रिस्टल क्या है शेप में क्लोजली रिजेंबल करते हैं, द क्रिस्टल विच आर क्लोजली सिमिलर इन शेप आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, या आइसोमॉर्फस बोलेंगे। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। जो क्रिस्टल आपस में क्या हो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होती लेकिन सिमिलर, क्लोजली सिमिलर उसको बोल सकते हैं हम, बिल्कुल सेम नहीं होती वो, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम आर्सेनेट, सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम आर्सेनेट क्या है, उनकी सेम क्रिस्टल शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा कोई सेम सब्सटेंस का एलिमेंट, जैसे मान लो सेम सब्सटेंस का एलिमेंट जो क्या होता है एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, दोनों फॉर्म की, दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म की क्या है डिफरेंट होंगी। जैसे मान लो जो कार्बन है वो 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। इस फिनोमेना को हम एलोट्रोपी या एलोट्रोपी या तो एलोट्रोपी बोलेंगे या फिर पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। एलोट्रोपी बोल सकते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म भी, जिसमें कोई एक सब्सटेंस हमारा होगा, ठीक है, और वो ही सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा नेचर के अंदर। जैसे मान लो जो कार्बन है हमारा वो डायमंड एंड ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारा जो सल्फर है वो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म या फिर एलोट्रोपी, हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल। जैसे मान लो पहले तो हम देखेंगे लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। तो जैसे मान लो जो हमारा क्रिस्टल है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप होती है, ठीक है, उसकी कोई ज्योमेट्री होती है, ठीक है। वो ज्योमेट्री किससे बनती है, जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी होते हैं, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे जहाँ पे वो जो एटम या आयंस या जो मॉलिक्यूल लोकेटेड होते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और उसमें क्या है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, हम किसको क्या बोलेंगे, इधर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जो रेगुलर जो अरेंजमेंट है आयंस का, मॉलिक्यूल का या क्रिस्टल का इन स्पेस के अंदर 3D के अंदर 3D में जो आयंस का या मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का जो भी हम पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल के अंदर, उनका जो अरेंजमेंट है 3D जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे या फिर स्पेस लैटिस बोलेंगे, ठीक है। लैटिस पॉइंट तो क्या हो गए कि जो एटम या आयन या मॉलिक्यूल जहाँ पे वो प्रेजेंट है, जिस पॉइंट पे वो प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट, ठीक है। और जो अरेंजमेंट है आयंस का, मॉलिक्यूल का या एटम्स का, ठीक है, 3D जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर, ठीक है, रेगुलर जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलेंगे स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस हम बोलेंगे, ठीक है। यूनिट सेल क्या है, जो ये हमारा पूरा क्या है क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस है पूरा, ठीक है, जो एक पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को बता रहा है, ठीक है। इसका जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट जो पोर्शन है जो थ्रू आउट क्रिस्टल बार बार रिपीट होता है, थ्रू आउट द क्रिस्टल क्या है रिपीट होता है और वो एक पूरे क्रिस्टल को बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। स्पेस लैटिस तो हमारा पूरा कंप्लीट क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर होगी, जो 3D अरेंजमेंट है वो, और यूनिट सेल क्या है उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन
स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे, जो क्या है थ्रू आउट द क्रिस्टल क्या है बार बार रिपीट होती है, और वो क्या है कि स्पेस लैटिस को क्या है जनरेट करती है, पूरे जो क्रिस्टल है उसकी जो स्ट्रक्चर को क्या है जनरेट करती है 3D के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रेविस लैटिस। अब क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को तो हम डिटरमाइन करने के लिए हमने क्रिस्टल सिस्टम पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है, सेवन उसके वे थे उसको क्रिस्टल सिस्टम को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में तो हमने क्या था, एक्सियल रेशियो को और हमने एंगल को हमने काउंट किया था कि जैसे अल्फा बीटा गामा की हमने देखा था, अभी एंगल क्या है, और A रेशियो B रेशियो C जो हमारा एक्सियल रेशियो है उसकी क्या वैल्यू जो होगी वो आपस में इक्वल है या नहीं है इक्वल, उसके अकॉर्डिंग हमने 7 हमने क्रिस्टल सिस्टम को जनरेट किया था, वो हमने स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, ठीक है पीछे। वो तो कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थे, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने 14 डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस जनरेट किए थे, उनको हम बोलेंगे ब्रेविस लैटिस, ठीक है। जैसे मान लो कि हम जनरली क्या सोचते हैं कि जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कॉर्नर के साथ साथ जैसे मान लो फेस की सेंटर पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एज पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसके बेस पे क्या है, हमने 14 डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस हम पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्रेविस लैटिस बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वो क्या है, सिंपल और प्राइमिटिव यूनिट सेल, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप की है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, जैसे इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे सिंपलेस्ट है, इसको सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, इसको हम SCC भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें क्या होंगे, जो भी आयंस या एटम या जो भी पार्टिकल होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे, वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर या किसी भी क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या है, ये कॉर्नर है, तो क्या है कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। और एक कॉर्नर क्या है, एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल को 8 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर, जैसे मान लो एक यूनिट सेल तो हमारी ये होगी, ऐसे ही क्या है इस कॉर्नर पे 8 यूनिट सेल बन सकती हैं, तो एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम अगर हमें निकालने हो, सिंपल SCC के अंदर नंबर ऑफ एटम अगर हमें निकालने हो, तो जो पार्टिकल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है 8 इंटू इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 1। सिंपल SCC के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हो तो लैटिस पॉइंट कहाँ पे एटम हमारे प्रेजेंट हैं, जैसे मान लो कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं तो 8 कॉर्नर हो जाएंगे, तो 8 कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, एक कॉर्नर का 1/8 हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे जो हमारे नंबर ऑफ एटम है इसके अंदर कितने निकल आएंगे, 1 निकल आएंगे SCC के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम किससे डिनोट करेंगे, BC से डिनोट करेंगे, BCC शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम बोलेंगे BCC, ठीक है। इसमें क्या है, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही रहेंगे, ठीक है, कॉर्नर के साथ क्या है, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर के साथ क्या है, बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एटम अगर हमें काउंट करने हो, तो कॉर्नर पे तो है ही, अब बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस में कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे। तो एक जो हमारा ये सेंटर है वो सिर्फ एक यूनिट सेल को बना सकता है, वो किसी और यूनिट सेल को शेयर कभी भी नहीं करेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 + 1 = 2, तो नंबर ऑफ एटम BCC के लिए कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम BCC के लिए कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड को हम बोलेंगे FCC। इसमें क्या है, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही रहेंगे, कॉर्नर पे तो हैं ही, और दूसरा क्या है, फेस, जो हमारा फेस है उसके सेंटर पे प्रेजेंट रहेंगे। तो हमारे पास टोटल 6 फेस हैं, 6 फेस हैं, ये अपर फेस, लोअर फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस और फ्रंट फेस और बैक फेस, ठीक है। तो 6 क्या है, 6 हमारे पास फेस हैं, तो 6 फेस के सेंटर पे प्रेजेंट रहेंगे, तो ये 8 इंटू 1/8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 6 हमारे पास फेस है। एक हमारा जो फेस है वो सिर्फ 2 यूनिट सेल को ही क्या है, 2 यूनिट सेल को शेयर हो सकता है, ठीक है।
2 यूनिट सेल को, एक तो ये यूनिट सेल होगी, एक इसके साथ में साइड में और बन सकती है, सिर्फ 2 यूनिट सेल को क्या है शेयर कर सकता है। तो 8 × 1/8 + 6 × 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे इसके अंदर, FCC के अंदर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर 4 हो जाएंगे। अब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड में क्या, एंड सेंटर में क्या होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही, 2 किसी अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो अपर और लोअर फेस पे हम ले सकते हैं, राइट या लेफ्ट भी ले सकते हैं, फ्रंट और बैक भी हम ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, अपर एंड लोअर फेस को ले लिया, ठीक है। तो 8 × 1/8 ये तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्लस 2 फेस पे प्रेजेंट है, 6 के 6 पे नहीं प्रेजेंट है, तो 2 × 1/2 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, ये कॉर्नर का कितना है 1/2 है, तो यहाँ से 1 + 1 2 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे एंड सेंटर्ड के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इनटू ब्रेविस लेटिस। अब क्यूबिक के लिए कितने हो जाएंगे, क्यूबिक के अंदर क्या होगा, सिंपल होगी उसके अंदर SCC बॉडी सेंटर्ड होगी, फेस सेंटर्ड होगी। टेट्रागोनल में कितनी होगी, सिंपल होगी और बॉडी सेंटर्ड बन सकता है टेट्रागोनल में। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड चारों होंगी, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड चारों होंगी। मोनोक्लिनिक में सिर्फ सिंपल और एंड सेंटर्ड रहेंगी। ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहिड्रल और हेक्सागोनल में क्या है, सिंपल, तीनों में सिंपल रहेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर हमें निकालने हैं पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर हमने निकालने हैं तो इसमें हो जाएंगे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ द सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट हैं, कितने फेस सेंटर पे प्रेजेंट हैं, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हैं, और कितने प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन कॉर्नर अपॉन 8 प्लस नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन फेस अपॉन 2 प्लस नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेंटर, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हम निकाल सकते। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर हमें निकालने हो किसी भी सेल के अंदर तो उसका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है।